तो हाँ जी, मैम इंग्लिश ही पढ़ा दो, इंग्लिश में ही करा दो सब कुछ, पीएचडी ही कर लो तुम लोग इंग्लिश में। अरे यार, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ लो। चलो फिलहाल आज के लिए इंग्लिश कंटिन्यू करते हैं। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू विल फाइंड दिस पीडीएफ ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, दीज आर आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, देन ये हमारी मेल आईडी है। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, please like, share and subscribe the channel and press the bell icon। और ये कंटेंट जो भी आपको प्रोवाइड हो रहा है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ये सब मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप रिवाइज कर सको, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली भी सॉल्व करा सकती हूँ आपको ये क्वेश्चंस, बट आप बाद में चल के भी रिवाइज कर पाओ इन पीडीएफ्स के थ्रू, तो इसलिए ये सारे मैंने यहाँ लिखे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोरिलेटिंग सेंटेंसेस। पहले ये नहीं आता था सीडीएस में, रिसेंटली ही आने लगा है। सीडीएस 2024 से आया है ये। तो मैंने जब ये पेपर में देखा था तो मैं ऐसे हुई कि यार ये क्या आ गया रैंडमली, बट मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरे 5 क्वेश्चन आए थे, तब पांचों के पांचों सही हो गए। तो इट्स वेरी इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप भी कर लोगे, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट, हमारा टॉपिक एग्जैक्टली क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। को रिलेटिंग सेंटेंसेस मतलब यहाँ पे S1 एंड S2 दो सेंटेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पूछा जा रहा है हमसे इन द क्वेश्चन। ठीक है, so first question is civic classes focuses on citizenship and governance. The subject develops concepts that enable the reader to apply knowledge about the government and the state to the idea of participative citizenship। ठीक है, अब हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ये वाले क्वेश्चंस हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट, क्या ये कॉन्ट्रास्ट है? इसमें भी सिटीजनशिप और गवर्नेंस की बात हो रही है, इसमें भी गवर्नेंस और सिटीजनशिप की बात हो रही है, तो ये क्या ये ऑपोजिंग आइडियाज हैं? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सी क्या है? प्रपोजेस अ सोल्यूशन, क्या हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? अगर प्रॉब्लम होती तभी तो उसका सोल्यूशन होता ना, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा आउट हो गया। स्टेट्स एंड इफेक्ट, क्या ये कोई रिजल्ट या आउटकम है? सेकंड स्टेटमेंट, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसका हमें रिजल्ट, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस चाहिए? नहीं ना, तो ये वाले तीनों स्टेटमेंट आउट हो गए। तो हमारा आंसर क्या बच गया? एक्सपेंड्स द फर्स्ट। कॉन्ट्रास्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है स्टेटमेंट में? या तो हाउएवर, बट, वेयरएज ऐसा कुछ हो, या उसका इम्प्लाइड मीनिंग जो हो वो कॉन्ट्रास्ट दे रहा हो कि जो फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट सेंटेंस में दिया है उसके ऑपोजिट में सेकंड हो। ठीक है, प्रपोजेस अ सोल्यूशन, क्या ये कोई फिक्स कर रहा है सोल्यूशन? नहीं, राइट। स्टेट्स एंड इफेक्ट, क्या इसमें कोई रिजल्ट है, आउटकम है, कॉन्सिक्वेंस है? क्या सेंटेंस में ऐसे लिखा है एज अ रिजल्ट देयरफॉर? ऐसा नहीं है ना, तो ये इसी की इस स्टेटमेंट को बस एक्सपैंड कर रहा है ना। यहाँ पे सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस बस स्टेट क्या है, इनको यहाँ पे ये इलेबोरेट कर रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसमें जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तो मैं मार्क करके ये आंसर्स भेज दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेटिंग सेंटेंसेस। S1 क्या है इसमें? कोरिलेटिंग सेंटेंसेस का यहाँ पे S1 क्या है? China has made rapid economic strides but at the cost of democracy. India has followed a path towards rapid economic growth but by abiding by the norms of a democratic polity. अब इसमें चाइना के बारे में बात हो रही है, इसमें इंडिया के बारे में बात हो रही है। क्या ये एक दूसरे को नेगेट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि नेगेट करना मतलब क्या हुआ? हम ये बोल रहे हैं कि S1 फॉल्स है और S2 करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ये दोनों बस अपनी अपनी एक बात बोल रहे हैं, है ना। एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेटेड इन द फर्स्ट, नहीं, इसमें चाइना के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है। नहीं, इसमें चाइना के बारे में विदाउट डेमोक्रेसी बात हो रही है। इसमें इंडिया और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ विद डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वो।
ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट, ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रास्ट ऑफर कर रहा है कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेमोक्रेसी हुई, चाइना में, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ विद डेमोक्रेसी हुई, है ना। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं ऑफ द सेम टॉपिक। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारा यहाँ पे दोनों में टॉपिक, बट उनका कॉन्ट्रास्ट मतलब दो पर्सपेक्टिव के थ्रू उनकी ग्रोथ हुई है। तो ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट। कंफर्म्स द फर्स्ट, नहीं, इसमें दोनों में अलग अलग बातें हो रही हैं। नेगेट का मतलब S1 इज फॉल्स, कंप्लीटली डिनाइंग चाइनाज एक्सपीरियंस, नहीं ना। एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेटेड इन द फर्स्ट, गिव्स मोर डिटेल अबाउट चाइना, क्या इसमें डिटेल दिया है चाइना के बारे में, नहीं। फिर कंफर्म्स द फर्स्ट, रीइंफोर्सिंग द सेम आइडिया, इसमें सेम आइडिया नहीं है S2 में। सपोर्टिंग द सेम कंक्लूजन, नहीं। इसमें क्या है, दो कंट्री के बारे में बात हो रही है, कॉन्ट्रास्ट है, टू डिफरेंट मॉडल्स है, विद एंड विदाउट डेमोक्रेसी, और सेम गोल ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept of right or wrong needs to be determined on the basis of principles. When it comes to the matters related to the field of human rights, position should be based solely on principles. तो इसमें क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट एस्टैब्लिशेस द फर्स्ट, क्या इसमें कोई एविडेंस प्रोवाइड किया गया है। एस्टैब्लिश का मतलब वही होता है कि आप एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हो S1 के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलप्स एन एक्सियम बेस्ड ऑन द फर्स्ट, एक्सियम मतलब क्या होता है, और ट्रूथ विच डज नॉट रिक्वायर एनी एविडेंस, वो सेल्फ सफिशिएंट एक ट्रूथ होता है, उसमें एविडेंस की जरूरत नहीं होती, दैट्स एन एक्सियम। तो क्या ये एक्सियम है, लेट्स सी। कॉन्ट्रडिक्ट्स द फर्स्ट, क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्या दो चीजों के बारे में बात हो रही है, नहीं। डिलेजिटिमाइज द प्रेमाइस ऑफ द फर्स्ट, प्रेमाइस मतलब बेसिस, क्या ये डिलेजिटिमाइज कर रहा है, क्या उसको फॉल्स प्रूव कर रहा है, नहीं। क्या उसको अंडरमाइन या वीकन कर रहा है, नहीं। क्या ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, नहीं। ये दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, तो क्या है आंसर, बी। कैसे, फर्स्ट में भी मॉरल प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, और सेकंड में रूल डिराइव्ड फ्रॉम इट। पहले में बेसिस बताया है कि हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए राइट और रॉन्ग का, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है अगले में, फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो भी बेस्ड सोनली ऑन प्रिंसिपल्स है। तो क्या ये इसको ही एक एक्सियम बना दिया है, मतलब इसको कोई हमें एविडेंस चाहिए क्या इसके लिए, नहीं। तो इसके बेसिस पे हमने ये एक्सियम बनाया है, राइट। सो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। मूविंग ऑन, the concept of ahimsa was adopted by Gandhiji after he was introduced to it by Tolstoy. The latter first read about it in the German translation of Thirukkural, the great moral treatise in Tamil, much in the same way. ये बहुत एक important चीज है, आपको आंसर करने में हेल्प करेगी। That Gandhi was influenced by Tolstoy in the USA. Martin Luther King Jr. shaped his civil rights movement based on Gandhian principles. क्या ये काउंटर कर रहा है, यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्ररी लिखा होता तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट होते, बट ऐसा नहीं है। डिफेंस द प्रेमाइस, क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, S2 क्या S1 को जस्टिफाई कर रहा है, या उसके बेसिस को जस्टिफाई कर रहा है, नहीं। प्रोवाइड्स एन एनालॉजी फॉर द फर्स्ट, यस ऑफ कोर्स, दोनों एक एनालॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अहिंसा या गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, मच इन द सेम वे, मच इन द सेम वे मतलब एनालॉजी प्रोवाइड कर रहा है इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेन्स द फर्स्ट, नहीं, यहाँ पे दो डिफरेंट चीजों की बात हो रही है, तो ये एक्सप्लेन द फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे सेम पैटर्न ऑफ इन्फ्लुएंस है दोनों में, ठीक है। डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट प्लेस, ऑफ कोर्स एनालॉजी हो या कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता था, बट यहाँ पे काउंटर नहीं होगा। सेम मॉरल ट्रांसमिशन है, उसमें मॉरल ट्रांसमिशन भी सेम है दोनों में, तो ये क्या है, एनालॉजी होगा, एक्सप्लेन नहीं होगा, डिफेंड नहीं होगा, काउंटर नहीं होगा। समझ गए। मूविंग ऑन, द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड इज XYZ। ये भी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते इन्होंने, XYZ कर दिया। एज कैप्टन XYZ has won considerably more matches for India than any other captain. तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं, द सेकंड स्टेटमेंट रिबट्स द फर्स्ट, रिबट्स मतलब रिबटल, रिबटल पता है आपको क्या होता है, रिबटल मतलब
आर्ग्यू करना, डिबेट्स में होता है ना रिबटल, वही वाला रिबट्स है ये। आर्ग्यू अगेंस्ट, क्या ये दोनों चीज आर्ग्यू कर रही है? नहीं, ये इसी को एक्सप्लेन कर रही है, नहीं है ये वाला गलत हो गया। इज द प्रेमाइस फॉर द फर्स्ट, क्या ये प्रेमाइस है? ऑफ कोर्स। इज द बेसिस फॉर द फर्स्ट, उसने इतने ज्यादा मैचेस जीते तभी तो वो बेस्ट कैप्टन हुआ, राइट? उसी का बेसिस। बी इज करेक्ट। कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। क्या ये दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ऑपोजिट चीजों? नहीं। डाइल्यूट्स, क्या उसको वीकन कर रहा है ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमाइस। ओके, ये आपको अगर रिबट्स का मतलब पता होता तो ये तीनों तो कैंसिल ही हो जाते इजीली, तो फिर आप आंसर कर देते। ठीक है, मूविंग ऑन। The snowy albatross is among the largest birds that fly in the world. It has the widest wingspan among all birds with the length reaching up to 12 feet. तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? नहीं। स्नोई एल्बाट्रॉस, इट उसी के बारे में बात कर रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रास्ट, क्या ये कॉन्ट्रास्ट है? कोई दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं इन द सेम पर्सपेक्टिव? नो, ये भी गलत हो गया। कंफर्म्स द फर्स्ट, क्या ये कंफर्म कर रहा है फर्स्ट को? सोचो सोचो। कंफर्म मतलब होता है कि जो इसमें बोला है बस उसी को यस एंड एम्फसाइज के साथ, एम्फसिस के साथ बोला जाता, तब कंफर्म्स द फर्स्ट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है रीस्टेटिंग द सेम आइडिया, अगर सेम आइडिया को रीस्टेट कर रहे होते तब कंफर्म्स द फर्स्ट होता। तो डी है इसका आंसर, री इन्फोर्सेस द फर्स्ट। उसमें ऐड कर रहा है एक सपोर्टिंग एविडेंस और स्ट्रेंथन कर रहा है क्लेम को, मेकिंग द स्टेटमेंट मोर कन्विंसिंग। क्यों है ऐसे लार्जेस्ट बर्ड? क्योंकि उसके विंग स्पैन इतना बड़ा है ना। ये री इन्फोर्स कर रहा है जो फर्स्ट में लिखा है, कंफर्म नहीं कर रहा है। कंफर्म होता जो इसमें लिखा है उसी को एम्फसाइज करना। ठीक है, ये इसमें री इन्फोर्स कर रहा है क्योंकि उसका रीजनिंग दे रहा है वो। ठीक है, एविडेंस दे रहा है उसका, राइट, सपोर्टिंग क्लेम है उसमें। मूविंग ऑन। 42. A scientific theory is first proposed as a hypothesis. S2 क्या है? After it is subjected to inquiry is proven it and after it is subjected to inquiry and is proven it becomes the thesis. Inquiry and inquiry बताया था ना मैंने वो कैब क्लासेस में, क्या होता है, कौन सा वाला फॉर्मल होता है? ये वाला फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से बताया था, ये वाला इनफॉर्मल होता है ना। कुछ चीज सवाल पूछना इंक्वायरी होता है, क्वेश्चनिंग करना किसी से, कुछ क्या यहाँ का रास्ता क्या है, दैट इज ई वाला इंक्वायरी। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन करते हैं। क्या ये इसमें प्रूफ दे रहा है? प्रूव्स द फर्स्ट? नो। हाइपोथेसिस द फर्स्ट, क्या इसमें कोई हाइपोथेसिस है? नो। आफ्टर इट इज सब्जेक्टेड, ये इसका फॉलो अप स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें, आफ्टर लिखा है ना, आफ्टर से आपको समझ आ जाना चाहिए। आफ्टर इट इज सब्जेक्टेड टू इंक्वायरी इट बिकम्स अ थीसिस, पहले वो हाइपोथेसिस होता है। तो चैलेंजेस द बर्डन ऑफ प्रूफ, क्या उसमें क्वेश्चनिंग हो रही है हु मस्ट प्रूव इट? नो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसमें बस उसका एक्सटेंशन कि अगला स्टेप क्या होगा वो दिया हुआ है। डेवलप्स द आइडिया फर्दर, आफ्टर से आपको समझ आ जाना चाहिए। एट द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप कंप्लीट्स द प्रोसेस स्टार्टेड इन S1। समझ गए? दिस इज द कीवर्ड हियर। मूविंग ऑन। The manhunt for the perpetrator of the crime spread across the entire state. There was deep public anger triggered by the enormity of the crime. Enormity क्या होता है बताओ मुझे? यहाँ ऐसे ही पढ़ना है आपको। अब the second statement is a precursor to the first. क्या होता है precursor? मतलब preceding statement है। Follows the first, क्या पहले manhunt होगा फिर public anger आएगा? नो। पहले मैन हंट फिर पब्लिक एंगर? नो, ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रडिक्ट्स द फर्स्ट? नहीं। ये क्या दोनों ऑपोजिट चीजें हैं? नहीं। पब्लिक एंगर है फिर मैन हंट हो रहा है ऑफ द परपेट्रेटर, ये भी नहीं होगा। ऑल्टर्स द प्रेमाइस ऑफ द फर्स्ट प्रेमाइस, मतलब क्या वो जो बेसिस है उसको ऑल्टर कर रहा है? नो। बस इसमें क्या है, इनका सीक्वेंस गलत है, पहले पब्लिक एंगर होगा फिर मैन हंट होगा, राइट? सो इट्स अ प्रीकर्सर टू द फर्स्ट। Moving on.
Awareness about one's own personality type is very important. Self-awareness is a difficult goal for most people. क्या है अब? Second statement contradicts the first. क्या ये इसमें contradiction है? क्या ये अलग बात बोल रहे हैं first और second? No. Is a contrapunctual vis-a-vis the first? ये समझेंगे अभी. Confirms the first. क्या ये awareness के बारे में ही confirm कर रहा है कुछ चीज? नहीं. ये पहले बता रहा है कि इसमें ये important है, इसमें ये बोल रहा है कि ये difficult है. फिर contrast the first. क्या ये contrasting है? क्या ये ऑपोजिट चीजें हैं? नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा है और इसमें ये बोल रहा है कि वो चीज करना डिफिकल्ट है. अब कोई चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हो सकता है वो डिफिकल्ट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अब मैथ्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट वो डिफिकल्ट भी तो होती है ना बहुत लोगों के लिए. सो कॉन्ट्रापंक्चुअल मतलब नॉट ऑपोजिट, रन्स पैरेलल. इट्स लाइक जैसे हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं ट्रू, बट उसका बट भी आता है उसके बाद कि कोई और चीज भी है, जैसे यहाँ पे लिखा है complementary but different perspectives, both can be true, not opposite, runs parallel, not contradictory. ये contradictory नहीं है, runs parallel, so it's contrapunctual vis-a-vis the first. ये contradict नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, समझ गए ना? contrast कर रहे हैं, confirm भी नहीं कर रहे हैं. okay, moving on. ये अगर जो मैं बता रही हूँ उसमें भी कुछ डाउट होगा तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी. ये सब मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ताकि यू कैन डू इट yourself as well. Liberalization has changed the contours of India's economy. India is today poised to become one of the top economies of the world. अब यहाँ पे एक रूल भी पढ़ सकते हैं आप, वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज. वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, ठीक है? ये रूल भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. फिर आप क्या पढ़ सकते हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशन कॉन्ट्रास्ट के साथ विद आता है, कोरिलेट्स टू आता है, कोइंसाइड्स विद. तो ऐसे आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है? आप क्वेश्चन भी सॉल्व करें उसमें भी दो दो तीन तीन चीजें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है? सो अब क्या इन दोनों में ऑपोजिट मीनिंग है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? नहीं. इसमें लिबरलाइजेशन के बाद बताया है और इसमें बताया है कि इंडिया बनने वाला है टॉप इकोनॉमी. कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट, क्या इसमें डिफरेंस है? नहीं. दोनों, सॉरी, तो कोरिलेट्स विद द फर्स्ट. ऑफ कोर्स कि लिबरलाइजेशन आया तभी इंडिया नाउ इज पॉइज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? कोरिलेशन है, कोइंसाइड नहीं है. क्या सेम इवेंट के बारे में? लिबरलाइजेशन कब आया था? लिबरलाइजेशन आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए थे? 1991 में. और ये आज के बारे में बात कर रहा है, तो कोइंसाइड मतलब सेम टाइम पे या सेम इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं हम, या मीनिंग एग्जैक्टली सेम हो रहा होता है तब कोइंसाइड होता है. कोइंसाइड तो नहीं हो रहा ना, ये 1991 की बात हो रही है, ये आज की बात हो रही है, ठीक है? कोरिलेशन, रिलेशन सेम है कि लिबरलाइजेशन की वजह से अब इंडिया इज बाउंड टू बिकम द टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, राइट? मूविंग ऑन. कोरिलेशन कॉज आउटकम रिलेशनशिप है, इसमें कॉज है कि किसकी वजह से हुआ, फिर ये आउटकम ये है, ठीक है? Thematically linked. One explains the broader context of the other. Moving on. The final outcome can never be predicted incontrovertibly. Can never. All outcomes are based on variables that can not always be fully understood. Cannot always. ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है. Never be, cannot always. The second statement fully reinforces the first. क्या ये fully reinforce कर रहा है? क्या उसमें equally logical strength है? नहीं. यहाँ पे never लिखा है, यहाँ cannot always. क्या दोनों में equal बात है? नहीं. never मतलब कभी नहीं, cannot always मतलब कभी कभी हो सकता है, always नहीं होता है. तो fully reinforce, no. Reinforces the first to an extent, of course. ये can never है और ये cannot always. तो to an extent कर रहा है reinforce. This is correct. Definitely follows the first. क्या ये follow up step है? No. S2 is happening after S1. Temporal or logical sequence नहीं है इन दोनों के बीच में. Definitely does not follow the first. ऐसा भी नहीं है. दोनों सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं बट reinforce कर रहे हैं to an extent. यहाँ never है
यहाँ पे कैन नॉट ऑलवेज, इसीलिए सिर्फ रीइंफोर्सेस टू एन एक्सटेंट है, नहीं तो फुली रीइंफोर्स हो जाता। समझ गए? मूविंग ऑन। Mastery over any art form requires years of dedication and perseverance. It takes 10,000 hours of practice to become an expert in a field. The second statement, it is not consistent with the first. क्या ये मास्टरी की बात कर रहे हैं, ये कुछ और बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों कंसिस्टेंट तो हैं। क्या ये फुली कंसिस्टेंट है? ऑफ कोर्स। मास्टरी इसमें ईयर्स की बात कर रही है। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा लॉजिकली सोचो, 10,000 आवर्स कितने होते हैं, आवर्स कितने होते हैं? अगर इसको हम 8 से भी 8 आवर्स पर डे भी करें तो एटलीस्ट 3.5 ईयर्स हो जाएंगे ना। तो ईयर्स तो सही बोल रहा है वो, इसको भी अगर वैसे देखें तो सही कर रहा है, तो इट इज फुली कंसिस्टेंट। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे ईयर्स लिखा है, यहाँ पे आवर्स लिखा है, थोड़ा तो लॉजिकल जाओ, यहाँ 10,000 आवर्स लिखा है, राइट? मार्जिनली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट? नो। मार्जिनली मतलब पार्शियल ओवरलैप है? नहीं, ये ईयर्स की ही बात कर रहा है, बस आवर्स में लिखा हुआ है इसमें। इज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट। कभी भी जहाँ पे ओनली होता है ये ट्रैप होता है आपके लिए। क्या हमेशा प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बना सकती है? आपका डिसिप्लिन भी आपको, आपकी गाइडेंस भी आपको एक्सपर्ट बना सकते हैं, अगर गाइडेंस अच्छी हो, है ना? जैसे ऑलिव ग्रिड पे जैसे आपको मिलती है, राइट? सो ओनली हमेशा कभी भी ऑप्शन है तो उसको चूज नहीं करना है, सोच समझ के चूज करना है, अगर चूज करना भी है तो, राइट? तो आंसर क्या होगा? फुली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट। नॉट कंसिस्टेंट तो नहीं होगा, मार्जिनली कंसिस्टेंट भी नहीं ही होगा। ठीक है, मूविंग ऑन। थोड़ा ही बचा है अब हमारा, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी rests in the greatness of its constitution. The Constitution of India upholds the collective values of the country's civilizational ethos. So, connects the mention of Indian democracy in the first. क्या कनेक्ट कर रहा है एज टू इंडियन डेमोक्रेसी? नो, इसमें डेमोक्रेसी के बारे में है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है, ठीक है। प्रोवाइड्स अ रीजन फॉर द असर्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट। ऑफ कोर्स इसमें बताया कि ब्यूटी इंडिया की किस में है, उसकी ग्रेटनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ग्रेटनेस क्या है? उसकी वैल्यूज में, है ना? तो प्रोवाइड्स अ रीजन फॉर असर्शन रिगार्डिंग द, असर्शन मतलब क्या होता है? assumption regarding the constitution in the first। क्या ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? नो, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन डेमोक्रेसी ग्रेट कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैल्यूज हैं उसकी वजह से वो ग्रेट है। हैज नो कनेक्शन? नो, ऐसा भी नहीं है, कनेक्शन तो है। मूविंग ऑन। Roseate is an adjective for the rose flower. The rose is a powerful poetic symbol in many languages. अब expands the first, इसको भी समझेंगे। explicates the first, explicate मतलब explain, जो लिखा है उसको explain करना। नहीं, इसमें रोजिएट की बात हो रही है, इसमें रोज की बात हो रही है। रोज क्या है? इसमें रोजिएट क्या है वो बताया है, इसमें रोज क्या है वो बताया है। तो एक्सप्लिकेट द फर्स्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रास्ट द फर्स्ट? नहीं, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है, इसमें भी रोज है, इसमें भी रोज है, और उनमें ऑपोजिट मीनिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोइंसाइड विद द फर्स्ट? सेम फैक्ट के बारे में बात करें? नहीं। सेम सिचुएशन नहीं, इसमें रोजिएट है, इसमें रोज है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको एक्सपैंड कर रहा है, पहले में रोजिएट बताया, फिर रोज फ्लावर है तो रोज फ्लावर के बारे में आगे बताया है। इसमें ग्रामर है, इसमें इसका लिटरल सिंबलाइजेशन, लिटरेरी सिंबलिज्म है, ठीक है। एड्स वाइडर कॉन्टेक्स्ट, उसमें वाइडर कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, नॉट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट का, राइट? ये बस उसका एक्सपेंशन है। इसमें रोज फ्लावर है तो उसका एक्सपेंशन है, क्या इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं। मूविंग ऑन। द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। To go about one's task expeditiously is to achieve one's goal. अब second statement क्या है? Makes assertions about the first? No. इसमें ये एक proverb है और दूसरे में सक्सेस या कैसे हम अपने गोल अचीव कर रहे हैं उसके बारे में है। ये कोई assumption नहीं है, second statement, है ना?
B provides a metaphorical reassertion for the first. क्या ये metaphor है B? S2 no, it's not even a metaphor, या कोई assumption नहीं है. अब C क्या है? Reinforces the assumption of the first. Reinforce कर रहा है assumption को. क्या ये reinforce कर रहा है? क्या उसका implicit assumption बता रहा है? क्या उसका meaning बता रहा है? Of course, जो इसमें लिखा है उसी के बारे में reinforce कर रहा है, फैक्ट को explicitly explain कर रहा है, strengthen, support the assumption explicitly, right? contrast नहीं है, ये दोनों contrast नहीं है. इसमें early bird मतलब जो जल्दी जगेगा उसको खाना मिलेगा. To go about one's task expeditiously is to achieve one's goal. तो उसी का एक explicit meaning है second वाले में, right? इसमें कोई ना contrast है, ना कोई metaphor है, ना कोई assertion, assumption नहीं है इसमें, right? तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो visit our Telegram. एक और क्लास लूंगी मैं इसमें कोरिलेटिंग सेंटेंस में, जिसमें आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आपको ये करने हैं, और कुछ मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊंगी वो होंगे, और कुछ CDS 2 2025 के भी क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है? सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर सच कंटेंट, and I will see you in the next one.